आज हम लोग भारत के पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पर्वतों के नाम आते ही आपको भारतीय सिनेमा अगर याद है तो आप देखते होइएगा कि भारतीय सिनेमा में होने वाली जितनी भी रोमांस है ये सब के सब भारत के अलग अलग क्षेत्र के पर्वतीय श्रेणियों में ही शूट किए जाते हैं। पर्वत को देखे होइएगा तो देखिए कई तरह के पर्वत होते हैं। कुछ बहुत ऊंचे ऊंचे जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारा बर्फ जमे हुए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर घास के मैदान दिखेंगे आपको, हरे भरे जंगल दिखेंगे। कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं जहां पर कुछ नहीं, न घास दिखेगा न बर्फ दिखेगा। इस तरह से सुनसान और एकदम वीरान सा क्षेत्र होगा। अलग अलग फिल्मों में इस तरह की जो चीजें हैं वो शूट करके दिखाई गई हैं। आइए कुछ पहले हम लोग पर्वतों को देखते हैं कि किस तरह की पर्वत श्रेणियां हैं, किस तरह से यह ये हुए हैं, इनके बनावट कैसे हैं, और फिर तब हम लोग आगे के क्लास पर बात करेंगे। न वो अखियां रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा। मुख्य रूप से 5 भाग में बांटेंगे। एक जो है वो हिमालय पर्वत, हिमालय को एक भाग में रख दिया। ये भारत के उत्तरी हिस्सा में जो भी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब क्या है, हिमालय है। फिर उसके बाद में दूसरा भाग हम लोग करेंगे पश्चिम का हिमालय, पश्चिम का पर्वत, पश्चिमी पर्वत श्रेणी। तो पश्चिम पर्वत श्रेणी कौन है, अरावली, सिर्फ यहाँ पर अरावली। फिर उसके बाद में एक रखेंगे हम लोग तीसरा में पूर्वोत्तर की श्रेणी। क्या, पूर्वोत्तर की श्रेणी। पूर्वोत्तर मतलब यहां से लेकर के यहां तक की श्रेणी। और चौथा में हम रखेंगे दक्षिण भारत की श्रेणी। अब दक्षिण भारत में इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को यहां से यहां तक, इस पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को यहां से यहां तक ना? और पांचवा में रखेंगे मध्य भारत की श्रेणी, मध्य भारत। और मध्य भारत में एक यहाँ पर विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, सतमाला, अजंता, राजमहल, गरजट, इतना चीजों को हम लोग याद रखें। ठीक है ना। तो एक एक करके फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। पिछला क्लास में इसको हमने बताया था, अब तेजी से आप बताइएगा कि इसको क्या करना है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नीचे का जो भी है इसको हम लोग दक्षिण भारत का पर्वत श्रेणियां बोलेंगे। ठीक है, ऐसा करना है, इसको याद करके जाना है, घर पर याद नहीं करना पड़े। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा यह हिमालय पर्वत को लेते हैं। हिमालय कहाँ है, भारत के उत्तरी भाग में। तो हम लोग उत्तरी भाग को ऐसे एक मैप बना लेते हैं। तो हिमालय में इसको हमने 4 भाग बताया था आपको। एक बताया था इसको बोलते थे पार हिमालय। क्या बताया, पार हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। दूसरा है हमारा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, यह मुख्य हिमालय है। तीसरा था जो लघु हिमालय, लघु हिमालय। और जो चौथा था वो है शिवालिक। यही है ना। ये 4 भाग में हम लोगों ने हिमालय को रखा था। तो जो पार हिमालय है वो बृहद हिमालय के उत्तरी भाग में है। और इसमें कुछ श्रेणियां थी। कौन कौन श्रेणी, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। यहाँ पर है काराकोरम, और इसी का एक्सटेंशन अगर पाकिस्तान में देखिएगा तो हिंदू कुश। यह 2 श्रेणी, एक ये वाला श्रेणी को बोलते हैं काराकोरम, ये हो गया काराकोरम, और इसी का एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो दूसरा पर्वत है यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं जस्कार, और इसके नीचे जो है वो है लद्दाख। तो यह हो गया हमारा लद्दाख, ये हो गया लद्दाख की श्रेणी, और ये हो गया जस्कार श्रेणी।
तो हमारे पास 4 पर्वत हो गया, एक हिंदू कुश, काराकोरम, जस्कार, लद्दाख। ठीक है, हाँ बोलो। हिंदू कुश पाकिस्तान में चला गया, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा बनाती है ना। हमारे देश में रह गया काराकोरम, जस्कार और लद्दाख। पीर पंजाल मध्य, जो मध्य हिमालय है ना उसकी श्रेणी, अभी हम लोग पार हिमालय में बात कर रहे हैं। हाँ सर है ना, या हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, पार हिमालय। तो इसी को जब आगे की ओर हम लोग चले तो यहाँ पर तिब्बत का पठार हम बताए थे, यह तिब्बत का पठार, और इसी से जुड़ा हुआ एक पर्वत श्रेणी है जो तिब्बत में है, इसको बोलते हैं कैलाश पर्वत। ये हो गया आपका कैलाश। कितना श्रेणी आपका पार हिमालय में आएगा? काराकोरम, जस्कार, लद्दाख और कैलाश पर्वत कौन सा श्रेणी में? पार हिमालय वाला श्रेणी में। फिर उसके बाद में हमारा जो बृहद हिमालय है, इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। इसका ये ग्रेटर हिमालय कश्मीर से लेकर के या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, फिर यहाँ पर ये सिक्किम है, और आकर के यहाँ से इसे घूम गया है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पार हिमालय है ना। इसमें साथ साथ आप एक काम करते चलिएगा, इसके जो भी हाईएस्ट पीक है, मतलब कि जो इसका चोटियां हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। काराकोरम का सबसे जो हाईएस्ट पीक है इसको हम केटू बोलते हैं। केटू में के दो ठो है, देख रहे हो ना, के और के मतलब कारा और के मतलब कोरम। क्या कितना के हो गया? इसका जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम रख दिया केटू, और इसी को हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। तो इसको गॉडविन ऑस्टिन कहिए चाहे केटू कहिए। किसका हाईएस्ट पीक है? काराकोरम का। अच्छा, इसमें जो सवाल पूछा जाता है, इसमें हिमालय का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, यह नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। अच्छा, भारत के अगर चलिएगा, भारत के एस्पेक्ट में यहां पर सिक्किम है ना, ये सिक्किम, यहां से आकर के ये पूर्वोत्तर श्रेणी। तो सिक्किम में एक पर्वत है, इसको हम कंचनजंगा बोलते हैं। क्या नाम है? कंचनजंगा। इसकी हाईएस्ट पीक भी है कंचनजंगा। कंचनजंगा का जो हाइट है वो 8,611 8,611 नहीं, इसका और कम ही है। तो कंचनजंगा का जो हाइट है ये है 8,598 मीटर कंचनजंगा का, और जो केटू है ना इसका हाइट है 8,611 मीटर। केटू का हाइट है 8,611 मीटर और कंचनजंगा का हाइट है 8,598 मीटर। मतलब इससे कितना कम है? 13 मीटर, बहुत ज्यादा कम नहीं है। और जो एवरेस्ट का जो हाइट है ये है 8,848 मीटर, मतलब 50 भी कर सकते हैं। ये लगातार बढ़ भी रहा है, अभी इसमें विस्तार जारी है। तो सबसे ऊंचा एवरेस्ट है ना। अच्छा, एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं है, कहां पर है? नेपाल में। तो इससे हमको मतलब नहीं है। अगर कभी पूछा जाए कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? केटू। लेकिन अभी क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है, देख रहे हो ना, हमने बताया था कि इसको पाकिस्तान हड़प के रखा है ना, इसको पीओके बोलते हैं। तो जो ये काराकोरम वाला जो रेंज है यह चला गया है पीओके के क्षेत्र में, है ना। तो अब यह अब हमारे कब्जा में है नहीं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह भारत का है लेकिन भारत में नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी तो कौन है? भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू। और भारत में, बात समझ रहे हो, भारत में कौन? कंचनजंगा। दोनों में अंतर समझ रहा है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो अब हमें ध्यान रखना है कि वह में पूछ रहा है कि का पूछ रहा है। ये बात समझ रहे हो? का और में अंतर समझ रहे हो? का मतलब कि हमें काराकोरम के बारे में सोचना है कि भारत का तो है लेकिन भारत का कब्जा उस पर नहीं है।
लेकिन भारत में है और भारत का उस पर कब्जा है। इस कौन है? कंचनजंगा। आप याद रहेगा, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और भारत का सबसे ऊंची चोटी, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। याद रहेगा। तो इन 3 चोटियों को आप याद रखिएगा, इतना ही पूछा जाता है। इससे और चोटियों के जो ऊंचाई है या उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। तो फालतू में ज़्यादा डाटा लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स में है आपके 10-15 चोटियों के डाटा मिलेंगे, ठीक है ना। उसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। हाँ, अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट है ना। इसको हम नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, और अन्य जो देश हैं वहां पर इसको हम एवरेस्ट। एवरेस्ट एक व्यक्ति थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, और भारत में वे रिसर्च कर रहे थे, भारत में जलवायु में रिसर्च कर रहे थे। उन्हीं ने इसका खोज किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया एवरेस्ट। तो इसके बाद में है हमारा लघु हिमालय, है ना। लघु हिमालय, लघु हिमालय भी इस तरह से कश्मीर से लेकर के, और हाँ, एवरेस्ट बृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। और बृहद हिमालय पर ही बात कर रहे थे। ये तीनों, ये 2 जो चोटियां हैं वो बृहद हिमालय में है, और एक केटू में है, एक पार हिमालय में है। हाँ, केटू और के4 हाँ। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और चोटी है, इसको राका पोसी के नाम से जानते हैं। ये काराकोरम श्रेणी में ही एक और चोटी है, इसको हम बोलते हैं राका पोसी। यह इसलिए विख्यात है कि यह दुनिया के सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है ना। अगर बाकी सब पर चढ़िएगा तो थोड़ा सा स्लोप है, लेकिन इसमें सीधा खाड़ा चढ़ाई है ना। तो दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी कौन है? राका पोसी। यह किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है, याद रहेगा। चले आगे। तो मध्य हिमालय को देखिए। मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, इसको हम कई भाग में बांट दे रहे हैं। यह है तो ये कश्मीर का हिमालय हो गया, ये वाला कश्मीर वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद में ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, यह हो गया उत्तराखंड का क्षेत्र, है ना। यहाँ से हो गया नेपाल में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया नेपाल में। तो जो कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। जब इसको हिमाचल प्रदेश में आइएगा तब इसको हम बोलते हैं धौलाधर। इसको क्या बोलते हैं? धौलाधर श्रेणी। और जब उत्तराखंड में चलते हैं तब इसको बोलते हैं कुमाऊं की श्रेणी, कुमाऊं श्रेणी, या इसी को हम मसूरी श्रेणी भी बोलते हैं ना। और नेपाल में जब आइएगा तो इसको बोलते हैं महाभारत, महाभारत की श्रेणी। और यहीं पर एक अन्नपूर्णा श्रेणी भी है। क्या है? अन्नपूर्णा। तो इतना नाम से हम लोग मध्य हिमालय को जानते हैं, हाँ, लघु हिमालय को। और जो सबसे लास्ट में हमारा है वो है शिवालिक, इसको या बाह्य हिमालय है, बाहरी। इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है कि यह पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान के पुतवार से। कौन सा जगह? पुतवार से। और यह राजमहल की पहाड़ियों में आकर के समाप्त हो जाता है, राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, चले आगे। हाँ, हम्म, हाँ, आकर के इधर से इसे मुड़, इसी में अगर मिल गया है, इधर पतला हो गया है और आकर के इसे घूम गया। हाँ, सब इसी में आ गया, पूर्वोत्तर में शिवालिक का ही भाग है क्या। अच्छा, इसमें एक और चीज हमको पढ़ना है, इसके जो दर्रे हैं, सारा समझते हो क्या होता है? हम्म, दर्रा। अच्छा, बाकी से फिर हम लोग पढ़ेंगे जो पर्वत श्रेणियां हैं,
ये हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ इसको हम लोग हिमालय के जो दर्रे हैं इसको देख लेते हैं, फिर बाकी जो दर्रा है उसको नीचे पढ़ेंगे ना, या एक साथ दर्रा को कर लें एक के साथ। तो चलो फिर तब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो दूसरा भाग था जो पूर्वी हिमालय या पूर्वोत्तर का, पूर्वोत्तर हिमालय, या यहाँ से देखिएगा ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर की श्रेणी, है ना। यहाँ से ये हमारा पूर्व और उत्तर, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलता है। इसमें 8 राज्य हैं, हम लोग बात किए थे इस पर। 8 राज्यों में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में एक डफला श्रेणी है। क्या है? डफला। एक है पटकाई बूम, है ना, एक है मिसमी, है ना, और एक है इसको बोलते हैं, अच्छा असम में है मिकिर, असम में मिकिर, ये हो गया आपका मिसमी, मिसमी, ये हो गया डफला, डफला, और ये हो गया डफला के बाद में एक मिरी भी है, मिरी है, एक पटकाई बूम है, पटकाई। यह 4 श्रेणी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, और यह रहेगा असम में। तो नहीं लिखवाए थे तो फिर से लिख लो, जितना बार पढ़ेंगे हम लोग उतना बार कुछ नया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अच्छा नागालैंड में, चलो ये तो हमारा हो गया कौन सा, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया असम का, ठीक है ना। हाँ, और भी है उसमें, जैसे गारो भी है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद में यहाँ पर नागालैंड है, नागालैंड में नागा हो गया, नागा श्रेणी। फिर मणिपुर में मणि श्रेणी, और मिजोरम में मिजो श्रेणी, मिजो। तो नागालैंड में नागा, मणिपुर में मणि, और मिजोरम में मिजो श्रेणी। और ये है हमारा मेघालय वाला क्षेत्र। मेघालय में हमें 3 याद रखना है, एक गारो, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो गारो वाला है ना, ये असम में भी है, ठीक है ना। 3 नाम याद रखना है यहाँ पर, कौन कौन, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी, ये हो गया हमारा पूर्वोत्तर के। अगर पश्चिम के हिमालय को देखिएगा तो यह हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान है, और ये गुजरात का हिस्सा है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा, अरावली है। अरावली में आपको 2 चीज याद रखना है। पहला कि इसका जो हाईएस्ट पीक है ना, ये गुरु शिखर है, इसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर है। और इसमें एक टूरिस्ट प्लेस है, एक पर्यटन स्थल है जिसको माउंट आबू के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट आबू, माउंट आबू, ये राजस्थान में। और इसका जो विस्तार है ना, इस अरावली पर्वत का, इसका विस्तार है दिल्ली तक, यानी कि जो दिल्ली शहर है इसका राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली शहर जो बसा हुआ है यह अरावली के ऊपर बसा हुआ है ना। यानी अरावली जो है इरोजन होते 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 आज पूरे तरह से अपघटित हो गई है, पूरा उसका जो अस्तित्व है वह समाप्त हो गया। लेकिन धरातल पर भले समतल दिख रहा है, लेकिन उसको जब हम खुदाई करेंगे तो नीचे से अभी भी चट्टानें निकलती हैं। दिल्ली में आप चापाकल से पानी नहीं निकाल सकते हैं, है ना, बहुत हजारों उसको फीट नीचे डालना पड़ता है पानी, ये पाइप को, तब जाकर के पानी निकलता है। इसलिए जो हम एनसीआर वाला जो क्षेत्र है, जैसे गुड़गांव है, नोएडा है ना, इधर से पानी वहां पर सप्लाई आता है। देखिए दिल्ली में हमेशा पानी के लिए कोहराम मच्छर आता है, पानी निकालना बहुत कठिन है। काहे कठिन है? काहे कि यह जो है ना, ये अरावली पर्वत के ऊपर है और पहाड़ है, तो नीचे ड्रिल करेंगे तो जाएगा, नीचे तो चट्टान है, तो नीचे हम ड्रिल कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहां पर पानी निकल पाता है। तो अरावली जो है, इसका एक्सटेंशन वाला जो सबसे उत्तरी जो हिस्सा है, यह दिल्ली तक विस्तृत है। भारत का अरावली पर्वत का जो एक चोटी है, इसको हम रायसिंगा हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल मतलब चोटी, और रायसिंगा इसका नाम है। तो रायसिंगा जो हिल है,
इसी हिल पर क्या है, भारत का राष्ट्रपति भवन। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वह इस चोटी पर बनाया गया है। उस चोटी पर, रायसिंगा हिल पर। रायसिंगा हिल किसका भाग है, अरावली पर्वत का भाग है। इस अरावली के इधर वाला जो भाग है यह पूरी तरह से मरुस्थल के रूप में है। किस रूप में है, राजस्थान, मतलब ये जो अरावली पर्वत है, अरावली के इस पर जब चलोगे पश्चिमी भाग में तो इधर मरुस्थल मिलेगा आपको, और इसके इस भाग में जब चलिएगा तो इधर उपजाऊ मिट्टी मिलती है ना। यानी कि उत्तर भारत का जो मैदान है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इस साइड में, लेकिन जब इधर चलिएगा तो यह भारत के जो पश्चिमी हिस्सा में जो मरुस्थल है वह इस अरावली के पश्चिमी भाग में। हाँ, खेती होती है, ज्वार की, बाजरे की, गेहूं की खेती। श्री गंगानगर पश्चिम भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, यही पर स्थित है, राजस्थान में है। तो ऐसा थोड़ा कि राजस्थान में खेती नहीं होती है, राजस्थान में खेती होता है, लेकिन उसका जो पार्टिकुलर जो एरिया मरुस्थल वाला है, थार वाला है, वहां पर एग्रीकल्चर करना संभव नहीं। चावल होती है, इधर गंगानगर की तरफ चावल होता है ना। वहां पर ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, ये सारा फसलों की खेती ज्यादा होती है ना। राई की खेती वहां पर ज्यादा होती है। तो अरावली का जो चोटी है वह गुरु शिखर, जो टूरिस्ट प्लेस है वह माउंट आबू। माउंट आबू में लोग खूब घूमने जाते हैं, है ना। इसका जो विस्तार है अरावली से लेकर के ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वह मरुस्थल है, पूर्वी हिस्सा मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी भाग में दो पर्वत को और याद रखिएगा। एक पर्वत जो गिर पर्वत है जो गुजरात में, और हाँ एक मांडेव है, ये भी गुजरात में। तो एक पर्वत इसका नाम है मांडेव, ये भी राजस्थान, ये गुजरात के राजकोट में है, और ये गिर पर्वत है। गिर अभयारण्य का नाम सुने, गिर पर्वत इसी पर्वत श्रेणी में है। गिर अभयारण्य बाघों के लिए यह मशहूर है। ठीक है, चलो आगे मध्य भारत को देख लेते हैं एक बार। मध्य भारत मतलब बीच वाला हिस्सा। ये बीच में चार पर्वतों को हमने बताया था आपको, कौन कौन पर्वत है बताओ जल्दी जल्दी। एक ये बीच में हो गया, ये मध्य भारत का पहाड़ी है, कौन सा, विंध्य पर्वत या विंध्याचल इसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। दूसरा जो श्रेणी है ये सतपुड़ा है, ये पूरा जंगल से भरा हुआ है। और एक सतमाला है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में। और हमने ये बताया था आपको कि इसका जो विंध्याचल पर्वत है ना, यहाँ पर अमरकंटक है, अमरकंटक से दो नदी निकलती है। हमेशा सवाल में पूछा जाता है कि वह दो नदियां जो भारत के पश्चिमी हिस्से में बहती है ना, या पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिमवर्ती नदी कौन सा है, या अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ से दो नदियों को आप याद रखिएगा, एक इस विंध्याचल से निकल करके नर्मदा नदी आती है और ये अरब सागर में गिरती है, और यहीं से निकलती है जिसको हम ताप्ती नदी बोलते हैं, और ये भी आकर के अरब सागर में गिरती है। तो दो नदी, एक नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी, इन दोनों के बीच से होकर बहती है। यह इसलिए ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए इसके पानी सबसे स्वच्छ होता है। मैंने बताया था ना कि यह अवसादी चट्टानों से बना है, संगमरमर की दीवारें हैं इसमें, और यहाँ से जब पानी बहती है तो एकदम दूध के समान दिखती है ना। तो यहाँ पर अगर इसको इस तरह से आप बनाइएगा तो ये आपका हो गया विंध्य पर्वत, यहाँ बीच में सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा, और इधर हो गया सतमाला, सतमाला। तो यहाँ पर बहती है ताप्ती और यहाँ पर बहती है नर्मदा, इन दोनों पहाड़ों के बीच से होकर, जैसे एक पहाड़ इधर एक पहाड़ इधर बीच से बह रही है, ठीक है ना। तो ये नर्मदा है और यह ताप्ती है, ठीक है। और दो तीन श्रेणियां हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा पूछा जाता है कि अजंता की पहाड़ी कहाँ है, या अजंता की गुफा कहाँ है ना। तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं हम अजंता। अजंता का जो गुफा है इसी अजंता की श्रेणी में है, और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है ना।
इसके बाद में यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है, रामगढ़, राजमहल नहीं, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़। और एक है गरजट की पहाड़ी, गरजट, है ना। एक गरजट, एक रामगढ़ और एक अजंता, ये 3 चीज यहाँ याद रखिएगा। और एक जो ये राजमहल की जो पहाड़ी है ना, वो झारखंड में है, यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम राजमहल की। राजमहल की जो पहाड़ी है यह पूर्वोत्तर का ही भाग है, लेकिन क्या हुआ कि इससे ये अलग हो गया है, टूटने की वजह से ये अलग हो गया है। हाँ, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये फैला। ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, हाँ, ये सीमा क्षेत्र में। विंध्याचल की तरह नहीं दिख रहा है, देखो ये विंध्याचल पर्वत है, बीच में मैदान हो गया, इधर छोटानागपुर का पठार है, चलो पठार पढ़ेंगे तभी देखेंगे उसको। इसके बाद में ये राजमहल है, राजमहल के बाद गारो, खासी, जयंतिया, इधर की जो श्रेणियां हैं, हुआ क्या कि देख रहे हो ना, ये टूटा हुआ हिस्सा है, ये चटक गया है। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि हम लोग क्या करें कि इसको, ये पतला सा ये यहाँ पर निकिल है, दिख रहा है ना, अब इस पर ये बहुत बड़ा चीज को, इस पर 2 किलो का हम वेट लटका दें, ये टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? ये टूट जाएगा। भारत का जो भूखंड है, देखिए इधर मजबूत है, इधर चौड़ा है, और इधर वाला जो भूखंड है ना, ये अचानक से इस पर ज्यादा लोड पड़ गया, देख रहे हैं ना, बीच में तो ये समुद्र घुस गया है, तो इसके लोड पड़ने से क्या हुआ कि ये वाला भाग ऐसे चटक गया, यह टूट गया है। इसको चिकन नेक भी बोलते हैं, है ना, चिकन नेक। यहां से आकर के चिकन नेक मतलब ये मुर्गा के गर्दन की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर से ये मुर्गा है, इसका यह सर है, ये गर्दन दिख रहा है पतला सा, देख रहे हैं ना, ये चिकन नेक है। इनका हमेशा इसी पर नजर आता है, उसको लगता है कि अगर हम इस पर कब्जा कर लिए ना, ये भूटान वाला क्षेत्र, सिक्किम वाला एरिया पर, है ना, तो ये चिकन नेक पर अगर कब्जा हो गया तो मात्र इसका 32 किलोमीटर का एरिया है, तो इस भारत से इसको काट देंगे कि नहीं काट देंगे? तो वो हमेशा इस पर नजर गड़ाए रहता है कि इधर से अगर ये इस एरिया पर हम कब्जा कर लिए तो ये पूरा जो हिस्सा है वो हमारा है। बात समझ रहे हो ना? और वो दावा करता है कि इधर के जो लोग हैं ना, वो हमारे जैसा दिखते हैं, है ना, इसलिए हमारा क्षेत्र है। क्या कि नॉर्थ ईस्ट वालों को देखिएगा, आंख छोटा होता है, जो चमड़ी का जो कलर होता है ना, चमड़ी पर जो बाल होता है वो नहीं होता है, एकदम बॉयल अंडा की तरह दिखेंगे आपको, एकदम पूरा चिकना, है ना। मुर्गी के जो बच्चा होता है ना, देखिएगा जिसका आंख आधा खुला रहता है, उस तरह से उसका छोटे छोटे आंख रहेंगे, बाल जो है ना सिल्की रहेगा, एलुइस कलर रहेगा, एलुइस मतलब एकदम गोरा दिखेंगे लेकिन पीलापन उसमें ज्यादा रहेगा, है ना, जो बाल रहेगा एकदम सिल्की रहेगा, हाइट छोटा होता है लोगों का। तो इस तरह के जो चाइना वाला जो लोग है ना, उस चाइना के लोगों के, इनको हम बोलते हैं मंगोलॉयड प्रजाति के, उसी प्रजाति के हैं ये। तो ये कहता है कि भाई हमारा जो लोग है, हमारे इधर के जो लोग है वो हमारे जैसा दिखता है, तो अगर लोग हमारे जैसा है तो जमीन आपका थोड़े है, ये क्षेत्र हमारा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट पर वो हमेशा कब्जा बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा वो हड़प लिया है, इधर में बहुत बड़ा जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, लगभग 60% एरिया पर उसका कब्जा है चाइना का, है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो राजमहल की पहाड़ी है, इसी राजमहल के पहाड़ी का इधर हिस्सा था, है ना। लेकिन हुआ क्या कि इस चटक जाने से, इसके दरार आ जाने से ये गारो अलग हो गया और राजमहल अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। पूर्वोत्तर की जो श्रेणियां किससे अलग होती हैं, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, आपके स्तर पर जो छोटे एग्जाम है उसमें इसको नहीं पूछा जाता है। पूछेगा कि पूर्वोत्तर की श्रेणी भारत के मुख्य श्रेणियों से किस संरचना द्वारा अलग की जाती है। तो अब संरचना कौन सा होगा, उसमें चिकन नेक नहीं लिखेगा, उसमें लिखेगा राजमहल गारो गैप। इसका जो नाम है, ये जो दरार है, इसका नाम क्या है, राजमहल गारो गैप। क्योंकि गारो गैप मतलब कि खाली स्थान, तो ये जो बीच में ऐसे टूट गया, तो इसमें जाकर कोई बसेगा थोड़े, तो टूटा हुआ है, तो एक गैप हो गया, इधर राजमहल और उधर गारो की श्रेणी है। बात समझ में आया?